टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 11 मार्च 2024 के प्रमुख समाचारों को देखते हैं। आज के अगर प्रमुख समाचार देखें तो 3 मुद्दे हैं जिन पे हम चर्चा करेंगे। पहला है भारत का स्वदेशी 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए जो है परियोजना, उसको AMCA एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की बात की जा रही है। इसको लेकर परियोजना के लिए मंजूरी दे दी गई है केंद्र सरकार द्वारा। ठीक है, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के द्वारा दे दी गई है। तो इसको हम समझेंगे कि ये योजना क्या है, 5th जनरेशन फाइटर पायलट के लिए ये AMCA क्या है, किन किन देशों के पास ये संचालित हो रही है, इसकी विशेषताएं क्या है, इसका महत्व क्या है और महत्व भारतीय वायुसेना के संदर्भ में भी समझेंगे। ठीक है, दूसरा जहां तक हमारा न्यूज है, एक द इंडियन एक्सप्रेस में एक एक्सप्लेनेशन वाला आर्टिकल होता है। उसमें अमूमन सिविल सर्विसेज को ध्यान में रखते हुए न्यूज ज़्यादातर, हाँ अमूमन क्या, वो सिविल सर्विसेज को ध्यान में रखते हुए लिखा ही जाता है वो। तो उसमें एक आर्टिकल है सावित्रीबाई फुले को लेकर, एक कथन को लेकर। सावित्रीबाई फुले का क्यों है? क्योंकि कल उनका पुण्यतिथि थी, यानी 10 मार्च 1897 को उनका देहावसान हुआ था। 10 मार्च को, आज 11 है, तो इसलिए उस पर लिखा है। उसमें जो उनकी कोटेशन है वह है कि शिक्षा के बिना महिला बिना तने, बिना जड़ और पत्तियों के बरगद के वृक्ष के समान है। ठीक है, तो जैसे कि जो बरगद का वृक्ष होता है, उसके जो जड़ होती है या उसकी जो पत्तियां होती हैं, जड़ उसको आधार देती है, पत्तियां उसको भोजन और लोगों को छाया देती है। और जब बरगद के पेड़ में जड़ नहीं रहेगी, पत्तियां नहीं रहेगी, तो किसी काम की नहीं होगी, न उसका खुद का जीवन होगा। वही हाल है बिना शिक्षा के महिला की स्थिति को। ठीक है, तो इसको हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस तरह के प्रश्न जो है वो यूपीएससी में आता है। और इसमें हमने बहुत कुछ चेंज नहीं किया है, जो इंडियन एक्सप्रेस में दिया गया है उसी को हिंदी में जो है अनुवाद करके और थोड़ा सा संक्षिप्त करके आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ठीक है, जो तीसरा समाचार है वह है कि एक हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की क्षेत्र की ही प्रमुख योजना है। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में हम ऊर्जा में भी ग्रीन एनर्जी में भी हरित हाइड्रोजन, और हरित हाइड्रोजन को अपनाने के लिए भारत सरकार ने जो है पहल शुरू कर दी है। ठीक है, लेकिन कई सारे पायलट प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं, खासतौर से मोबिलिटी यानी परिवहन के क्षेत्र में। लेकिन हरित हाइड्रोजन या ऊर्जा हाइड्रोजन को परिवहन के क्षेत्र में अपनाने को लेकर कुछ समस्याएं आ रही हैं। कुछ जो मार्केट के कंपनियां हैं, खासतौर से मैन्युफैक्चरिंग ट्रक आदि जो कमर्शियल मैन्युफैक्चरर है, उनकी कुछ चुनौतियां हैं। उसको दूर करने के लिए सरकार पहल कर रही है। उसमें से सबसे प्रमुख चुनौती है कि हाइड्रोजन को भंडारण को लेके जो है हमारे पास सिलेंडर नहीं है हाइड्रोजन भंडारण के लेवल का, और जो उसकी अभी तकनीकी है वो काफ़ी महंगा पड़ रहा है, जिससे कमर्शियली उसके उत्पादन करने में दिक्कतें आ रही है। तो उसको जो आगे आने वाली समस्या है उसको दूर करने के लिए सरकार अभी से पहल कर रही है। ठीक है, तो चलिए पहला न्यूज़ देखते हैं। ये देखिए, AMCA एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, यह भारत का स्वदेशी 5वीं पीढ़ी का एयरक्राफ्ट है। और अगर हम दुनिया के जो वर्तमान में चालू एयरक्राफ्ट हैं या जो संचालित होने वाले एयरक्राफ्ट हैं, तो वो गिनतियों के हैं। और वो अगर आप देखा जाए तो दुनिया के सिर्फ 3 देशों के पास ही हैं। एक अमेरिका के है F-22 और रैप्टर 2 उसके पास है, और लाइटनिंग 2 करके है, 2 अमेरिका के पास है। सुखोई 57 के तहत जो है के नाम से रूस के पास है, और J-20 के नाम से जो है चीन के पास है। हालांकि उसकी क्षमता को लेकर शक है, फिर भी माना जाता है कि वो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है। तो ऐसे में भारत द्वारा स्वदेशी अपना ये एडवांस मीडियम कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट, जिसे जो कि 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट होगा ट्विन सिलेंडर का, यह एक इसको लेकर जो है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने एक पहल शुरू की है, एक योजना को क्रियान्वयन किया है। और ये आने वाले 5 सालों में इसकी प्रोटोटाइप और 10 सालों में यह भारतीय वायुसेना में शामिल करने की इसको लेकर योजना है, जो कहीं ना कहीं भारतीय वायुसेना की घटती सैन्य क्षमता को, घटती ताकत को रिप्लीट जो है या पूरा करने में मदद करेगी। ठीक है, तो आइए चले इसको देखते हैं। क्योंकि वैसे भी हमारा चीन के साथ कुछ संबंध बहुत बेहतर नहीं हो रहे हैं, थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक तनाव दिख रहा है, ऐसे में महत्वपूर्ण ये हो ही जाता है। ठीक है, चर्चा में क्यों है? क्योंकि पिछले सप्ताह कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी
सुरक्षा मामलों पर मंत्रिमंडल की कमेटी, ये देखा जाए तो भारत की, जिसे कहते हैं ना कि सुपर कैबिनेट है ये। एक भारत सरकार के लिए देखा जाए तो मंत्रिपरिषद होता है, मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। उसमें से भी जो कैबिनेट लेवल के अधिकारी, कैबिनेट लेवल के मंत्री होते हैं, उनको मंत्रिमंडल या कैबिनेट बोला जाता है। और उसमें से भी कुछ समितियां होती हैं, जिसमें से जो सुरक्षा समिति होती है उसको सुपर कैबिनेट, क्योंकि जो टॉप 5 मंत्रालय है, जब टॉप टॉप 5 आपको ताकतवर व्यक्ति है, वो उसमें शामिल रहते हैं। जैसे उसमें प्रधानमंत्री रहते हैं, उसमें रक्षा मंत्री हैं, उसमें गृह मंत्री हैं, उसमें वित्त मंत्री हैं, उसमें विदेश मंत्री हैं। तो ये 5 लोगों की समिति है जो सुरक्षा, भारत की सुरक्षा के मामलों पर कोई भी निर्णय करती है, ठीक है। और इसने जो है एएमसीए या एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को जो है क्या कर दिया है, इस योजना को लागू करने की अनुमति दे दिया है, अप्रूवल दे दिया है। ये लगभग 15,000 करोड़ के से शुरू हो रही है, ये मंजूरी दी गई है। और इस पे ये जो है भी डिजाइन और उसके विकास को लिए ये डीआरडीओ की एक संस्था है, एडीए, उसका नाम है क्या, एरोनॉटिक्स डेवलपमेंट एजेंसी जो है, ये जो है इसका डिजाइन करेगी, विकास करेगी, प्रोटोटाइप। बाकी फिर इसका निर्माण एचएएल के रूप में, एचएएल हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। और इसमें जो स्वदेशी है, ये पूरी तरह से स्वदेशी है। हालांकि इसके शुरुआती चरण में एक MK1 के तहत, AMCA MK1 के तहत जो है इसमें जो अमेरिकी जीई कंपनी है उसका ईंधन लगेगा, जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी करेगी, तो इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं, वो स्वदेशी ही हो जाएगा। और इसमें निजी क्षेत्र को भी विभिन्न तरह से जोड़ने की योजना है, ताकि रक्षा क्षेत्र में जो है निजी क्षेत्र के भी योगदान को बढ़ावा दिया जा सके, ठीक है। तो इसलिए ये चर्चा में रहा है। और इसके बनने से ही भारत उन चुनिंदा देशों की लीग में शामिल, इसको अगर जब ये हो जाएगा तो भारत उन चुनिंदा देशों के लीग में शामिल होगा जिनके पास अपना 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है, ठीक है। अब ये पहले देख लेते हैं कि किन किन देशों के पास है। तो देखिए, केवल कुछ ही देश हैं जिनके पास अपनी 5वीं पीढ़ी की स्टेल्थ लड़ाकू विमान है। ये स्टेल्थ बहुत फेमस है, इसका बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। और वर्तमान में सेवा विमानों की सूची में अमेरिका का F-22 रैप्टर, F-35A लाइटनिंग 2, ये 2 अमेरिका के प्रमुख विमान हैं, काफी उन्नतशील माने जाते हैं। चीन का G-20 माइटी ड्रैगन है, हालांकि इसको लेकर कुछ लोग कहते हैं कि ये 4.5 पीढ़ी का है, लेकिन चीन कहता है पांचवी पीढ़ी का, तो हम मान लेते हैं। रूसी सुखोई Su-57, और इसमें भारत, इस जब ये निर्माण हो रहा था तो भारत इसमें शामिल भी था। हालांकि वो Su-50 था, लेकिन बाद में इससे 2018 में भारत इस परियोजना से हट गया था और उसने अपने स्वदेशी पर काम करने के लिए शुरू हो गया था, ठीक है। तो ये चीजें हैं। अब हम देखते हैं कि जो एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट की विशेषताएं क्या है। ये हमारा 5वीं पीढ़ी का एयरक्राफ्ट है। 5वीं पीढ़ी का एयरक्राफ्ट, उसके पहले जो 4थी पीढ़ी का एयरक्राफ्ट है उसमें जो है लड़ाकू क्षमता और सारी चीजें देखा जाता था। ये जो 5वीं पीढ़ी का एयरक्राफ्ट है, इसकी सबसे खास बात होती है कि इसमें स्टेल्थ जो है पर बहुत महत्व दिया जाता है। स्टेल्थ मतलब छुपे रहना, गोपनीयता। जैसे कोई विमान होता है तो वो रडार के पकड़ में आ जाता है। रडार क्या काम करता है, अपना एक जो है रे इमिट करता है, वो रे किसी भी ऑब्जेक्ट से टकरा के वापस आता है तो पता चल जाता है कि कौन ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है। लेकिन ये जो स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट है, ये रडार के पकड़ में नहीं आते हैं, अमूमन नहीं आते हैं। उसको लेकर ही जो मेन बल इन पर होता है कि इनकी जो प्रौद्योगिकी ऐसी बनाई जाती है कि ये रडार के पकड़ में न आए। क्योंकि रडार के पकड़ में आने के बाद चाहे कितना भी घातक एयरक्राफ्ट हो, उसकी संभावना हो जाती है कि मिसाइलें इस तरह से है, एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम इतने तगड़े से तगड़े हैं कि वो उससे बच नहीं पाते हैं। इसलिए जो एयरक्राफ्ट हैं 5वीं पीढ़ी की, उन्हें ऐसा बनाया जा रहा है कि वह, उनका जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है या उनका जो बॉडी है या इस तरह से, वो रडार के पकड़ में न आए, ताकि वो छुपकर दुश्मन पर अटैक कर सकें। साथ ही उनके अंदर जो और डिवाइसेस हो, उनके अंदर जो कम्युनिकेशन चीजें हो या जो अटैकिंग पावर हो, इतना हो कि वो शत्रु देश पर जरूरत के अनुसार जो है कार्रवाई भी करने में सक्षम हो जाए। तो इसी आधार पर ये है। तो पहला है कि यह स्टेल्थ विमान है, यानी कि
ये जो है रडार की पकड़ में नहीं आएगा। तो ये दोहरे इंजन वाला विमान है और ट्विन टर्बो इंजन इसमें लगा है। और ये विमान जो है ना, अभी तक हम जितने भी विमान यूज कर रहे हैं इंक्लूडिंग सुखोई 30 MKI जो रूस वाला है, उससे भी ज्यादा ये जो है क्षमता यानी वजनी ये विमान है। और इसमें दुश्मन के रडार के पकड़ से बचने के लिए उन्नत स्टेल्थ विशेषताएं होंगी। और अभी देखेंगे क्या विशेषताएं होंगी। यह विमान वैश्विक स्तर पर उपयोग में आने वाले अन्य 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ लड़ाकू विमानों से के बराबर या उनसे बेहतर होगा, ऐसा हमारा जो है अनुमान है, जो हम इसको बनाएंगे। दूसरा है छुपे हुए ईंधन, टैंक और हथियार। स्टील्थ विमान में क्या होता है, जैसे जहाज है तो एक स्टील्थ को बनाने के लिए जो है विमानों के लिए एक तो उनकी बॉडी इस तरह से डिजाइन की जाती है कि अगर जैसे कोई चीज हम भेज रहे तो वो टकरा के वापस आएगी। तो वो उनकी बॉडी ऐसी उस पे जो बॉडी इस मटेरियल की रहती है कि वो आने वाले रेस को एब्जॉर्ब कर ले और साथ ही में उसको डाइवर्ट कर दे कि वो रडार तक पहुंचे ही ना। जैसे जाके वापस आएगी तो वो डाइवर्ट कर दो, कहीं दूसरे तरफ निकल जाए या ज्यादा से ज्यादा उसको सोख लो, यानी उसको ऑब्जर्व कर ले, ताकि जो जब वो वापस टकरा के रे नहीं जाएगी तो पता भी नहीं चल पाएगा कि रडार का कि कौन सी ऑब्जेक्ट वहां पे उड़ रहा है। उसके लिए अब मटेरियल है तो, लेकिन होता क्या है कि सिर्फ आप जहाज को उस मटेरियल से बना देंगे, लेकिन अगर उसके जो ईंधन फ्यूल है जो उसका बाहर होता है या जो बाहर हथियार लगे रहते हैं उनको उनसे उनको जो है उससे टकरा के चल जा सकती है। इसलिए जो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट हैं वो ऐसे बनाए जाते हैं कि उनके शरीर के अंदर ही, उनके अंदर ही सारे हथियार और ईंधन सब कुछ छुपा लिया जाता है, वो अपने आप को छुपा लेते हैं। और इस तरह से बाकी फिर यानी ताकि जो उनकी स्टील प्रौद्योगिकी है वो काम करना जो है बेहतर कर सकती है। तो इसीलिए इसमें जो ईंधन टैंक है और जो हथियार है वो सब इसके बे में छुपे होते हैं। तो 6500 टन क्षमता का ये विमान होता है जो इसके अंदर छुपा सकता है। इसमें 1500 टन का ईंधन भी है। बाकी और भी जो है इसमें जो मिसाइलें हैं और इस तरह की चीजें वो अपने अंदर छुपाए रख सकती है, जिसके कारण जो है इसकी स्टील्थ क्षमता और ज्यादा बढ़ जाती है। जहां तक इसके इंजन की बात है, ये ट्विन इंजन है, दोहरा इंजन इसमें लगा रहता है। और हालांकि सुखोई 30 MKI में भी है। हमारा जो LCA है वो 4th पीढ़ी का है, उसमें सिंगल इंजन लगा हुआ है। लेकिन जो भारत है वो दोहरे इंजन पे चलना चाहता है और उसमें अभी जो शुरुआत में ये पहला चलेगा इसका एडवांस मीडियम कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट MK1। उसमें वेरिएंट में 90 किलो न्यूटन वर्ग का जो है अमेरिकन निर्मित GE4114 इंजन है, जो कि जनरल इलेक्ट्रिक मोटर जो के साथ हमने अमेरिका के साथ अभी समझौता किया है, जिसको देने की यह बात भी वहां पे हो चुकी है। अभी तक ये रुका इसलिए था कि क्योंकि याद होगा कि पिछले जून में प्रधानमंत्री जी जब गए थे अमेरिका के स्टेट विजिट पे, तो जनरल इलेक्ट्रिक मोटर के साथ जो है वहां के साथ इंजन, यही विमानों के फाइटर जेट के इंजन के टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर जो है संयुक्त जो है निर्माण पर क्या हुआ था, हस्ताक्षर हुआ था। लेकिन वो अभी रुका हुआ था, रेटिफाई नहीं हो पा रहा था, लेकिन अभी उसमें धीरे धीरे क्लियरेंस मिल गई है। तो ऐसे में ये सरकार ने इसको शुरू कर दिया है। तो पहले में हम MK1 का 90 किलो वर्ग का GE141 इंजन लेंगे, लेकिन जो इसका दूसरा होगा वह हम जो भारत की DRDO की ही गैस टरबाइन एंड अनुसंधान प्रतिष्ठान है, यह एक विदेशी रक्षा किसी भी विदेशी GE के साथ कर सकते हैं। हम सैफ्रॉन के साथ चल रहे हैं जो राफेल के लिए इंजन सप्लाई करता है। हम रोल्स रॉयल्स के साथ कर रहे हैं जो ब्रिटेन की यूरोफाइटर को देता है। तो इस तरह के जो बहुत सारे प्रमुख इंजन निर्माता कंपनियां हैं उन सबके साथ हम उनमें से चल रहा है। जिस किसी के साथ भी हो जाएगा तो वो फिर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ हम स्वदेशी रूप से अपना इंजन विकसित करेंगे। 110 किलो न्यूटन का वो हमारे जो है AMCA मैक 2 को वो ले जाएगा, वो संचालित करेगा। ठीक है। जहां तक इसका क्यों खास है AMCA या एडवांस मीडियम कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट या भारत का 5वीं पीढ़ी का ये जो वाला योजना महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि देखिए भारत 2007-8 में ही भारत में चर्चा चली थी कि भारत को 5वीं पीढ़ी का क्या करना चाहिए, लड़ाकू विमान बनाना चाहिए। क्योंकि अमेरिका में वो आपका F-22 राप्टर आ गया था और रूस भी उसी तरह के जो है उस पर प्लान उसकी चल रही थी, सुकोई 50 करके जो है। और भारत को भी उसने जो है आमंत्रण दिया था और भारत उसमें शामिल हुआ था।
प्रारंभिक योजना में 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान के तहत रूस के साथ संयुक्त रूप से विमान विकसित करने के लिए यह शामिल हुआ था। हालांकि भारत 2018 में इस 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट परियोजना से बाहर निकल गया। क्यों निकल गया ये पता नहीं है, लेकिन निकल गया, क्या जानने भी जरूरत नहीं है, निकल गया तो निकल गया। और तब से लेकर भारत अपना प्रयास कर रहा था, और ऐसे में यह भारत का स्वदेशी 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान होगा, और जो हम डेवलप कर रहे हैं। और यह जो लड़ाकू विमान है यह मौजूदा चौथी पीढ़ी से अलग करेगा, और वो अलग करने वाली चीज है वही जो बताया कि अभी इसकी स्टेल्थ प्रौद्योगिकी, ठीक है। और इसमें एएमसीए के विकास की समय सीमा तो देख लीजिए, ये कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन देख लीजिए कि इसकी जो मंजूरी मिलने के बाद ये 4 से 5 साल में विमान की पहली उड़ान आएगा, प्रोटोटाइप, और इसके पूर्ण विकास में अब से लगभग 10 साल समय लगने की उम्मीद है। और जो एचएएल जो है विमान का निर्माण शुरू करने से पहले 5 प्रोटोटाइप बनाएगा, और उसके बाद फिर वो अपना निर्माण शुरू कर देगा, और इसमें निजी क्षेत्र का भी साथ लिया जाएगा। जहां तक भारतीय वायुसेना है, भारतीय वायुसेना ने ये उसकी योजना है कि करीब 24 स्क्वाड्रन, एक स्क्वाड्रन में अमूमन जो है 12 से जो है 36 कहते हैं, लेकिन 24 जो है विमान का एक लक्ष्य है कि 24 विमान अमूमन होते हैं। तो 7 स्क्वाड्रन का जो है ऑर्डर अभी से उसने कर रखा है कि जो है भारतीय वायुसेना का डिमांड है कि हमें जो है 7 स्क्वाड्रन फाइटर 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट या एएमसीए चाहिए, ठीक है। जहां तक भारतीय वायुसेना की बात है, इसके लिए टोटल स्क्वाड्रन 42 मानी गई है कि जो भारत की जरूरतें हैं, टू फ्रंट वार, इतना बड़ा सागर और ये सारी चीजों को देखते हुए हमें 42 स्क्वाड्रन चाहिए। हालांकि अभी हमारे पास 30 ही स्क्वाड्रन है, तो देखा जाए तो क्षमता काफी कम है, क्योंकि कई बार काफी चीजें हुई कि जो हमारे यहाँ जो है शामिल करने में देरी हुई, और उसको लेकर बहुत सारे प्रयास भी चल रहे हैं। राफेल को भी शामिल और करने की चल रहा है, सुखोई को करने को चल रहा है, और अब तो भारत अपना 10 साल के अंदर बना भी लेगा। लेकिन ये भी एक समस्या है कि आगे आने वाले, जैसे अभी 30 स्क्वाड्रन है, 7 स्क्वाड्रन की डिमांड की जा रही है, लेकिन आगे आने वाले अगले दशक में, यानी अगले 2035-35 तक कई सारे MiG-29, MiG-21, जो मिराज या जगुआर, ये सब रिटायर हो जाएंगे। तो ऐसे में हमें और ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, जो कहीं ना कहीं जिसके कारण जो है अभी नियर फ्यूचर में 8-10 साल में उम्मीद नहीं है कि भारत की जो स्क्वाड्रन क्षमता है वो 42 के आसपास आएगी। हालांकि प्रयास चल रहे हैं। और देखिए, किसी भी आपके पास हथियार कितने चाहिए, कितने नहीं होने चाहिए, ये छोटी तो चीज़ होती नहीं है, उसमें बहुत सारी चीज़ें मायने रखती हैं। सबसे बड़ी चीज़ मायने रखती है कि आपके पास पैसा होना चाहिए, है ना, आपकी अर्थव्यवस्था बेहतर होनी चाहिए। दूसरा, जो या तो आप चाहे टेक्नोलॉजी को लेकर देख लिया जाए, या तो कहीं से खरीदने को लेकर देख लिया जाए, आपके पास बेहतर विकल्प होने चाहिए, क्योंकि लोग आपको देने के लिए तैयार है। ये कोई जो है परचून फास्ट मूविंग गुड तो है नहीं कि आप जाइए खरीद लीजिए। ये हथियार हैं, अमूमन देश उसी को देते हैं जो उनके स्ट्रेटेजिक रूप से इंटरेस्ट जिनके साथ रहता है। तो इस वजह से कुछ दिक्कतें आती हैं, लेकिन एक प्रहल है और देखा जाएगा। दूसरा जो समाचार है वो हमारे पास समाचार क्या है, एक एक्सप्लेनेशन है इंडियन एक्सप्रेस में। सावित्रीबाई फुले जी का जो है कल उनका पुण्यतिथि थी, यानी 10 मार्च को, क्योंकि 10 मार्च 1897 को वह प्लेग रोग से पीड़ित होने के कारण उनकी जान चली गई थी। और इसी उपलक्ष्य पे ही एक इंडियन एक्सप्रेस में एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट में एक उनके कोटेशन को कहा गया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत में महिलाएं शिक्षा के बगैर बिना पत्ते बिना जड़ के बरगद के वृक्ष के समान है। बरगद का वृक्ष क्या करता है, लोगों को शीतलता छाया प्रदान करता है, लेकिन जो उसकी जड़ें हैं वह जड़ें उसको भोजन और ताकत देती हैं, और जो पत्तियां हैं वो भी भोजन देती है, और वो दूसरे को भी क्या देती है, छाया देती है। तो ऐसे सोचिए कि जिस बरगद पे न पत्ती हो न जड़ हो, तो वो बरगद न किसी को छाया दे सकता है, न अपने ही जीवित रह सकता है। इस उदाहरण के द्वारा इन्होंने बताया है कि अगर भारतीय महिलाएं हैं, उस समय के बारे में बता रही हैं, आज की तो बात तो है ही है कि भारतीय महिलाएं अगर वो शिक्षित नहीं हैं, तो न वो अपना जीवन सुरक्षित रह सकती हैं, न ही अपने बच्चों के जीवन को वह
क्या कर सकती हैं, पोषित कर सकती हैं। यानी न उनका जीवन जीवित है, न वो स्वयं जीवित रह सकती हैं, न अपने पर आश्रित अपने बच्चों को, क्योंकि उस समय जो है एक बहुत बड़ी समस्या, जैसे जिनका पति मर जाता था उन महिलाओं की जो दुर्गति होती थी, उसको लेकर भी इन्होंने कई काम किए हैं। आइए हम इसको देखते हैं। ठीक है, चर्चा में क्यों है, क्योंकि 10 मार्च को तो बता ही दिए हैं कि इनका निधन था, और सावित्रीबाई फुले भारत की पहली महिला शिक्षकों में से एक थी, और उन्होंने जबरदस्त विरोध के बावजूद शिक्षा के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने की कोशिश को अपना जीवन बिता दिया था। और इसमें उनका एक प्रसिद्ध कथन है कि शिक्षा के बिना एक महिला बिना जड़ या पत्तियों के बरगद के पेड़ की तरह होती है। तो अब देखते हैं कि मेन है कि इस उद्धरण का क्या मतलब है। अगर इसी तरह का आपको उद्धरण दे दिया जाए कि बिना शिक्षा के महिला जो है जड़ और पत्तियों के बरगद के जो है बिना बिना जड़ और पत्तियों के बरगद के वृक्ष के समान है। अगर ज्योतिबाई फुले दे दिया तो ठीक है, नहीं भी दिया और आप नहीं भी जानते हैं तो उसके अर्थ को समझिए कि क्या कहना इससे, इस उद्धरण से जो भी है वो क्या कहना चाहता है। तो देखिए इनका जो पूरा उद्धरण था वो ये था कि शिक्षा के बिना एक महिला बिना जड़ या पत्ते के बरगद के पेड़ की तरह है। वो अपने बच्चों का भरण पोषण नहीं कर सकती है, न ही स्वयं जीवित रह सकती है। ये इनका पूरा स्टेटमेंट है। अब इसको देखिए तो इसमें है कि शिक्षा के बिना महिला क्या है, अधूरी है। जिस प्रकार बरगद के पेड़ जड़ों के बिना अपना पोषण नहीं ले सकते हैं और पत्तियों के बिना किसी को छाया नहीं दे सकता, उसी प्रकार शिक्षा के बिना एक महिला कमजोर होती है और परिवार और समाज में पर्याप्त योगदान नहीं दे सकती है। ये बता रहा है कि कैसे महिला के जीवन में शिक्षा का महत्व और उसको जो है कैसे क्या किया जाता है कि जब शिक्षा नहीं रहती है, शिक्षा के द्वारा कैसे समाज का जो है योगदान किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सावित्रीबाई फुले ये उस समय कह रही थी जब महिलाएं शिक्षा से वंचित थी और उनकी पसंद का वैतनिक रोजगार अपनाना अकल्पनीय था। ठीक है, और सावित्रीबाई चाहती थी कि महिलाओं के पास उनकी अपनी संपत्ति हो, अपनी क्षमताएं हो, यानी जड़ और पत्ते हों, जो कि शिक्षा के बगैर संभव नहीं था, और बिना इसके उनका जीवित रहना भी एक तरह से संभव नहीं था, या जो जीवित रहना भी था वो कहीं कहीं ना कहीं वो जीवित रहना नहीं था। तो देखते हैं सावित्री फुले का महिला शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इनका जन्म 3 जनवरी को 1831 को महाराष्ट्र में हुआ था, और 10 साल की अवस्था में जो है ये शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकी थी, क्योंकि उस समय ऐसी रीति रिवाज ही नहीं थे, और जिस समाज से थी तो उनके लिए तो वैसे भी नहीं था। इनका विवाह 10 साल की उम्र में 13 वर्ष के जो है ज्योतिराव फुले से हुआ था, और फिर ज्योतिराव फुले के ही प्रयासों से ये शिक्षा के क्षेत्र में आई थी, और दोनों लोगों ने मिलकर महिलाओं और शिक्षा के क्षेत्र में काफी काम किया था। इस जोड़े ने ही 1848 में पुणे में लड़कियों के लिए भारत का पहला स्कूल खोला था, और उनका मानना था कि अगर महिलाएं शिक्षित होंगी तो वे वास्तव में सशक्त हो सकती हैं, और शिक्षा सामाजिक सुधार लाने का एक साधन था। उनका दृढ़ मत था कि शिक्षा में महिलाओं की सामाजिक भूमिका और स्थिति को बदलने और आकार देने की शक्ति है, और ये बात आज भी सत्य है। ठीक है, और अपने काम के लिए उन्होंने रूढ़िवादी समाजों से गंभीर सामाजिक प्रतिक्रिया का भी सामना किया है। अब वो बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, दूसरा है कि उन्होंने अन्य कौन कौन से सामाजिक सुधार किए थे। तो देखिए, गर्भवती महिलाओं, अगर कोई महिला गर्भवती विधवाओं, कोई विधवा है वो गर्भवती हो गई है तो उसके बच्चों की कैसे रक्षा की जा सके, उसको लेकर एक जो है सोसाइटी बनाई थी या एक प्रयास किया था। उसमें लिखा था कि बाल हत्या प्रतिबंधक गृह या शिशु हत्या की रोकथाम के लिए घर शुरू किया था। ज्योतिराव फुले ने सत्यशोधक समाज बनाया था जिसमें भी ये जुड़ी हुई थी। साथ ही में जब ज्योतिराव फुले की का जो है स्वर्गवास हो गया 1890 में, तो उस समय की मान्यता के अनुसार महिलाएं जो है उस समय क्या आज भी महिलाएं जो है दाह संस्कार नहीं करती हैं, लेकिन इन्होंने अपने पति का दाह संस्कार किया था। और ये इनका जीवन देखा जाए तो इनका अंतिम सांसें भी समाज के सेवा के लिए ही गई थी, क्योंकि उस समय जो प्लेग फैला हुआ था, प्लेग में बच्चे को बचाने और इस तरह के जो है अस्पताल ले जाते समय इनको प्लेग आ गया था, क्योंकि वो एक बैक्टीरियल है, वो संक्रामक रोग था, तो संक्रमण हो गए, शिकार हो गए थे, और अंततः उसी प्लेग के कारण ये 10 मार्च 1897 को इनकी जो है मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो ये इनके बारे में संक्षिप्त परिचय है, थोड़ा और भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और इस तरह के कोटेशंस आते रहते हैं, अगर न्यूज़पेपर में दिखे तो जरूर देखना चाहिए। अगला जो न्यूज़ है छोटा सा है,
वो ये है कि भारत सरकार ने जो है हाइड्रोजन ईंधन के भंडारण को लेके जो है कैसे इसको इस समस्या को हल किया जाए उसको लेकर जो है एक अभी पहल शुरू कर दी है और इसको लेकर अभी जल्द ही एक एक बैठक बुलाने वाले हैं जो इस क्षेत्र से जुड़े विभिन्न स्टेक होल्डरों को शामिल करेगा। ठीक है, तो आइए हम इसको देखते हैं। चर्चा में क्यों है, क्योंकि नवीन और नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय हरित हाइड्रोजन भंडार के लिए विशेष सिलेंडर के विकास पर चर्चा करने के लिए संबंधित हितधारकों के साथ एक बैठक बुलाने पर योजना बना रही है। देखिए, इसके पहले 25 जनवरी को हाइड्रोजन के क्षेत्र में जो है हाइड्रोजन को कैसे मोबिलिटी या परिवहन के क्षेत्र में खासतौर से ट्रकों या कमर्शियल वाहन में इस्तेमाल किया जा सके, इसको लेकर एक बैठक बुलाई गई थी। तो उसमें दो मुद्दे प्रमुख रूप से सामने आए थे। पहला ये आया था कि जो हाइड्रोजन सिलेंडर हैं, हमारे पास ऐसे हाइड्रोजन सिलेंडर नहीं है जो अभी हैं एग्जिस्टिंग, वो बहुत महंगे हैं। और जो सीएनजी सिलेंडर है, जैसे जो सीएनजी में हम इस सिलेंडर यूज करते हैं उसमें तकरीबन जो है 3600 पीएसआई या जो है उसको कहते हैं कि दबाव पे वो गैस भरी जाती है, जबकि हाइड्रोजन को जो है कम से कम 5000 से 7000 पीएसआई तक दबाव पे गैस भरा जाना चाहिए। यानी जो सीएनजी की क्षमता उससे दोगुना क्षमता जो है दबाव क्षमता झेलने वाले हमें टैंकर सिलेंडर चाहिए, जो कि बहुत महंगी प्रौद्योगिकी है। दूसरा, जो फ्यूल सेल प्रौद्योगिकी है उसको लेकर उनका है कि उसकी जो फ्यूल सेल यानी हाइड्रोजन की जो फ्यूल सेल वाली प्रणाली है वह कहीं ना कहीं जो है महंगी प्रणाली है। इसी को संबोधित करते हुए सरकार हाइड्रोजन के भंडारण को लेकर जो है, चाहे फ्यूल सेल के लिए भी तो हाइड्रोजन का भंडारण चाहिए या कंबसन ईंधन के रूप में भी हाइड्रोजन का भंडारण चाहिए, उसको लेकर सिलेंडरों जो है मजबूत सिलेंडर कैसे बनाया जा सके भंडारण के लिए, उसको लेकर ये जो है एक बैठक आयोजित या पहल शुरू की है। और इसमें देखिए कि जो मेन है कि कार्य क्षमता के आधार पे चार प्रकार के सिलेंडर होते हैं, 1 2 3 4। जो टाइप 3 एंड टाइप 4 वाले सिलेंडर होते हैं ये जो है 3 वाले जो वाहनों में लगते हैं, और टाइप 4 वाले कार्गो आदि जो कहीं ले जाते हैं, ले जाने के लिए खासतौर से एयर जो है परिवहन में। तो ऐसे में सरकार इन्हीं 3 और 4 वाले पहलों पर चल रही है और इसको लेकर जो है बहुत सारी अनुसंधान कैसे किया जाए, किस तरह से उस क्षेत्र को जोड़ा जाए, उसमें जो सीएनजी बनाने वाले लोग हैं वो भी जुड़ रहे हैं। और सरकार इसको लेकर कुछ प्रोडक्ट लिंक स्कीम भी ला रही है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को लेकर पहल कर रही है, और नया नया जो है मार्केट लोगों को भी, नए नए लोगों को भी इस क्षेत्र से, निजी क्षेत्र के लोगों से जोड़ रही है, क्योंकि ये हमारे जो हाइड्रोजन ईंधन है ये हमारे लिए विकल्प का स्वच्छ ईंधन है, यहाँ तक कि इलेक्ट्रिक वाहनों से भी बेहतर हो सकती है। ठीक है, तो अगला जो हम इसमें ये सब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि परिवहन क्षेत्र में स्वच्छ ईंधन के रूप में जो है हाइड्रोजन एक बढ़िया विकल्प है। हाइड्रोजन को चाहे आप ईंधन फ्यूल सेल के रूप में जलाएं या आप कंबसन ईंधन के रूप में जलाएं, वो पर जो है कोई जो है उत्सर्जन नहीं करता है टेल के रूप में। अगर ग्रीन जो है हाइड्रोजन होगा, यानी अगर नवीकरण ऊर्जा के द्वारा वो बनाया गया हाइड्रोजन होगा तो उसका उत्सर्जन 0 होता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी उत्सर्जन जो है टेल उत्सर्जन, यानी जहां इलेक्ट्रिक व्हीकल चलती है वो भी 0 होता है, लेकिन कहीं ना कहीं उत्सर्जन होता है। लेकिन देखा यह गया है कि इलेक्ट्रिक वाहन वो भी 0 करता है, हाइड्रोजन भी 0 करता है। फिर हम हाइड्रोजन पे क्यों जा रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक वाहन में जो है जो बैटरीज होती हैं उनका बहुत ज्यादा वजन होता है, जिनके कारण जो लंबी दूरी के ट्रक या परिवहन है उसमें वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने की संभावना नहीं होती है। तो उसमें हम हाइड्रोजन के ईंधन के लिए ले चलना चाहते हैं, लेकिन हाइड्रोजन ईंधन में वही समस्या आ रही है कि उनके जो भंडारण के लिए हमारे पास क्या नहीं है, सिलेंडर नहीं है। अब सोचो इतनी छोटी सी चीज है, लेकिन अगर इस पे ध्यान नहीं दिया जाएगा तो हमारा जो हाइड्रोजन मिशन है वो संभव नहीं हो पाएगा। आपको याद होगा कोरोना के समय ऑक्सीजन की समस्या नहीं थी, हमारे पास समस्या क्या थी, ऑक्सीजन कंटेनर की। ऑक्सीजन तो खूब हमारे यहाँ कंपनियां तो उत्पादन करना है वो कर दे रही थी, लेकिन उनको ढोने के लिए हमारे पास क्रायोजेनिक कंटेनर नहीं थे, जिसको हम उस समय जितने भी थे फिर धीरे धीरे हमने तेजी से आयात किया। तो इसलिए अगर हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन बनाना है तो हमें हाइड्रोजन ईंधन को स्टोर करने के लिए टाइप 3 टाइप 4 ग्रेड के जो है भंडारण चाहिए, सिलेंडर चाहिए, उसको लेकर ये पहल महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी आप लोग को जो भी प्रश्न होगा पूछ लीजिएगा। नमस्कार।